Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए, तो आज हम आप लोगों को P9 का बताएंगे। तो सभी लोग आप लोग अपना अपना कॉपी को निकालिए और लिख लीजिए सामाजिक विज्ञान क्लास 10 P9। चलिए, तो सामाजिक विज्ञान 10 आपका P9, ठीक है। चलिए, आज का क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति तो ये क्या कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। चलिए, ऑप्शन ए 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, जुलाई 1789 ईस्वी को, बी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को, और सी 15 अगस्त 1947 को, और डी 26 जनवरी 1950 को। देखिए, कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, है ना, उसको बताना है। 14 जुलाई 1789 को, या 4 जुलाई 1774 को, 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब फ्रांस की क्रांति हुई थी, कब फ्रांस में लड़ाई जो हुई, युद्ध हुई थी, उसको बताना है। तो आप सभी याद रखेंगे कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो ऑप्शन ए में टिक लगा लीजिए, आपका आंसर 14 जुलाई 1789 ईस्वी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, उसको नाम बताना है। तो चलिए, ऑप्शन ए नेपोलियन बी रूसो, सी दिदरो, और डी लेनिन। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है ना, नेपोलियन को, रूसो को, दिदरो को, या लेनिन को। तो याद रखेंगे, फ्रांस का क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहते हैं। तो आंसर लिख लीजिए आप, बी रूसो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। जर्मनी का चांसलर कब बना।
बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? कह रहा है कि बिस्मार्क एक व्यक्ति का नाम है, वो व्यक्ति ने जर्मनी का चांसलर कब बना था, कितने तारीख कितने ईस्वी को बना था? तो चलिए हम आप सभी को ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए 1848, बी 1856, सी 1860 और डी 1871। बिस्मार्क जो जर्मनी का जो चांसलर बना था वो कब बना था? तो याद रखेंगे आप कि जब बिस्मार्क जो जर्मनी का चांसलर बना था वो 1871 ईस्वी को बना था, जर्मनी का चांसलर। तो आंसर आप लिख लीजिए, जर्मनी का चांसलर 1871 ईस्वी को बना था। कौन? बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, पहले तुम मनुष्य हो, पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश का नागरिक, उसके बाद किसी देश का नागरिक या अन्य कुछ, या अन्य कुछ। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? देखिए कह रहा है कि बताइए, पहले तुम नागरिक, पहले तुम एक मनुष्य हो। सही बात है कि पहले आप एक मनुष्य हैं, इसके बाद आप कोई भी नागरिक हो किसी देश का, या कोई धर्म का आप व्यक्ति हो, या कोई समाज का है ना, या किसी का नेता, मतलब कुछ भी अन्य, मतलब कुछ भी आ गया है ना। तो पहले तुम एक मनुष्य, इसके बाद कुछ हो, है ना। तो ये किसने कहा था, है ना। तो चलिए हम लोग आप लोग को ऑप्शन दे दे रहे हैं। पहला मेत्सिनी, बी वॉल्टेयर, सी दिदरो और डी रूसो। कह रहा है कि बताइए, पहले तुम मनुष्य हो, इसके बाद किसी देश का नागरिक, बाकी अन्य हो, है ना। ये कथन किसका है? ये किसने कहा था कि पहले तुम मनुष्य हो, इसके बाद किसी देश का नागरिक, इसके बाद अन्य जो भी कुछ होना है या जो भी पद है वो आप है, लेकिन पहले आप मनुष्य। ये किसने कहा था? तो याद रखेंगे ये कहने वाला व्यक्ति मेत्सिनी है। मेत्सिनी ने यह कहा था कि पहले तुम एक मनुष्य हो, इसके बाद किसी देश का नागरिक या कोई अन्य हो, है ना। तो आंसर लिख लेंगे मेत्सिनी, यानी ऑप्शन ए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? क्या कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो पुस्तक का जो लेखक है, उस लेखक का नाम क्या है? किसने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया का किताब, है ना। तो चलिए ऑप्शन दे रहे हैं। महात्मा गांधी, ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्या कह रहा है
कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है, किताब है, उसका लेखक कौन है? किसने डिस्कवरी ऑफ नामक पुस्तक का लेखक किसने लिखा है? तो आप सभी याद रखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आप सभी का आएगा तो आंसर लिख लीजिएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक थे। कोई दिक्कत? छठा, यह कथन किसका है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कह रहा ये कथन किसका है? ये किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये किसने कहा था? तो चलिए पहले हम ऑप्शन आप सभी को देते हैं। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, और डी बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। कह रहा है कि बताइए कि यह कथन किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये किसने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो याद रखेंगे ये कहने वाला व्यक्ति का नाम सुभाष चंद्र बोस है। तो ऑप्शन सी में टिक लगा लीजिए, आपका क्लियर। चलिए आप सभी इसको उतारिए, इसके बाद आगे बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 7 क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? विभाजन मतलब अलग है ना। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो चलिए हम ऑप्शन आप सभी को दे रहे हैं। ऑप्शन ए 1901, बी 1903, सी 1905 और डी 1907। बताइए है ना कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन मतलब अलग क्यों होता, बटा कब था? तो याद रखिएगा कि बंगाल का विभाजन जब हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? संथाल में जो विद्रोह हो रहा था है ना, उसका नेता कौन थे? तो चलिए हम ऑप्शन दे रहे हैं। ए बिरसा मुंडा, बी जतरा मुंडा, जतरा उरांव, और सी तिलका मांझी, और डी सिंधु और कान्हू,
कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो याद रखेंगे संथाल विद्रोह का जो नेता थे वो सिंधु और कान्हू थे। और सिंधु और कान्हू कौन थे? तो दोनों भाई थे। क्या थे? सिंधु और कान्हू दोनों भाई थे। तो संथाल विद्रोह का जो नेता थे, जो नेतृत्व करने वाले थे, है ना, वो थे आपको सिंधु और कान्हू। तो याद रखेंगे कि संथाल विद्रोह का नेता सिंधु और कान्हू थे, दोनों भाई थे। चलिए अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये लगभग आप लोग को बता दिया गया है ना, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, है ना। भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है? भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है? लिखित में से किनकी भूमिका नहीं है? कह रहा है कि भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है। तो चलिए ऑप्शन ए, वनों को काटना, ए वनों को काटना, बी अति पशुचारण, सी खनन, और डी आपको है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन। देखिए क्वेश्चन को समझना है, क्या कह रहा है कि भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है। तो देखिए भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से भूमिका नहीं है। वनों को काटना गलत होता है, पशु चराना ये भी गलत होता है, और खनन ये भी गलत होता है, लेकिन निम्नलिखित में से भूमिका नहीं है ना। तो याद रखिए मधुमक्खी पालन का भूमि निम्नलिखित में से भूमि निम्नीकरण का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी, यानी डी। क्या होगा? डी होगा, है ना। देखिए भूमि को निम्नीकरण कौन कौन करता है? वनों को काटना, वनों को काटने से भूमि बेकार हो जाता है, पशु चराने से भूमि बेकार हो जाता है, और खनन गड्ढा खाने से भूमि बेकार हो जाता है। तो कह रहा है कि भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है? भूमिका किनकी नहीं है जिससे भूमि खराब नहीं होता है ना। तो याद रखिए मधुमक्खी पालने से कोई भूमि खराब नहीं होता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, चलिए कह रहा है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? मैदानों का रूप में पाया जाता है। कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत मैदानों को भागों में पाया, मतलब मैदान पाया जाता है कितना भाग, है ना। भारत का कुल क्षेत्रफल में कितना भाग मैदान पाया जाता है, फील्ड पाया जाता है? तो चलिए ऑप्शन ए 27%, बी 30%, सी 43%, और डी 87%।
भारत का कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत मैदान पाया जाता है, फील्ड पाया जाता है, समतल पूरा बराबर पाया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम आप सभी को बता देते हैं कि भारत में कुल क्षेत्रफल का है ना 43%, कितना प्रतिशत, 43% मैदान क्षेत्र पाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत समझने में? तो फिर चलिए आप लोग तैयारी कीजिए, दिसंबर ज़्यादा दिन आपको एग्जाम आने में नहीं है ना, 7 तारीख से लगभग आप लोग का एग्जाम होगा। तो इसके साथ साथ इसी नंबर से आपका बोर्ड में भी एग्जाम लिया जाएगा। तो मन से पढ़ने का प्रयास कीजिए, है ना, और जो नहीं समझ में आता है वो आप क्लास में ही पूछा कीजिए ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.